नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत। कहा, भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है यह कदम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय सैनिकों के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा, पूरा देश सैनिकों के साथ। सांसद तापिर गाव ने चीन के विस्तारवादी नीति का विरोध करते हुए कहा, अपनी सीमा के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को बुनियादी सुविधाओं के विकास का है अधिकार। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीन की कार्रवाई के विरोध में आज राजधानी ईटानगर में निकाला एक जुलूस। लोगों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोयला और खनन क्षेत्र को पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला लिया है। इससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर निकाल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है आयात पर निर्भरता कम करना है और देश की विदेशी मुद्रा को बचाना। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने संसाधन बढ़ाएगा ताकि उसे आयात पर निर्भर न रहना पड़े। के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और मैं जो फील कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। चीन के साथ विवाद पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत शांति से रहना चाहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमें आकर परेशान करे। भारतीय सैनिकों के बलिदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ है। केंद्रीय सूचना मंत्री ने कहा कि फर्जी समाचारों को सहन नहीं किया जा सकता और मीडिया के स्वतंत्रता का मतलब फर्जी समाचारों को छूट नहीं हो सकती। इधर अरुणाचल ईस्ट से लोकसभा सांसद तापिर गाव ने चीन के विस्तारवादी नीति का विरोध करते हुए कहा कि अपनी सीमा के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को बुनियादी सुविधाओं के विकास का अधिकार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीन ने भारतीय सीमा से लगे इलाकों में सड़क का विस्तार किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत द्वारा सीमावर्ती इलाकों की खुशहाली के लिए लागू की जा रही योजनाओं का बिना वजह विरोध कर रहा है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। 1962 से लेके आज तक चाइना का एक ही पॉलिसी है कि वो अपना टेरिटरी को कैसे एक्सपांड करे। तो इसलिए आज लद्दाख से लेके अरुणाचल तक जितना हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहाँ सारा चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एवरीथिंग पक्का बना के रखा है। और मेरा मांग अपना सरकार से और पहले से भी मैं यही कहते आया हूँ
कि हम क्यों इंडो चाइना बॉर्डर एरिया में बफर जोन बनाएगा, क्योंकि चाइना ने तो बफर जोन नहीं बनाया कि हम बफर जोन बना के वो नो मैन्स लैंड बन जाता है। उस नो मैन्स लैंड में इनहेबिटेशंस नहीं है, तो उसमें सारा चाइना रास्ता के साथ आके इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है। तो इसलिए हम भी बराबर चाइना बॉर्डर तक सड़कें और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको बनाना चाहिए। जहाँ भी बफर जोन मिलेगा, जहाँ भी नो मैन्स मिलेगा, ये चाइना हमेशा अपना एक्सपेंशन पॉलिसी से और इनको कब्जा करने का कोशिश करेगा। और मैं हिंदुस्तान का आर्मी जो शहीद हुए, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ अपना मातृभूमि के लिए जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। हम हिंदुस्तानी आज एकजुट, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम एकजुट होना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीन की कार्रवाई के विरोध में आज राजधानी ईटानगर में प्रदर्शन किया। भाजयुमो की अरुणाचल प्रदेश इकाई के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और लोगों से चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। भाजयुमो की राज्य इकाई के अध्यक्ष राम ताजो ने कहा है कि पूरा राष्ट्र इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा के विस्तार में लगे चीन का एकजुटता के साथ विरोध जारी रहेगा। इधर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डोमिनिक तादर ने चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध किया और कहा कि हम सभी सबसे पहले भारतीय हैं। चाइनीज का सामान है, मोबाइल हो या जो भी आइटम इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कपड़ा से लेके इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, आप लोग इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। ये जो इन द नेम ऑफ वो जो ये हमारा मार्चर्स के लिए हम लोग भी पूरा अवॉइड करना है चाइनीज को। China's idea of expanding its territory towards all other regions, towards all other countries, challenging the sovereignty of other countries, not only India, on behalf of the people of Arunachal Pradesh. And I want to give clear warning to China that your idea of expanding the area is never welcome. देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 53% हो गई है। अब तक करीब 1,94,000 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,390 लोग ठीक हुए। करीब 1,60,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 3,67,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 334 मरीजों की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 12,237 पर पहुंच गया है। मृत्यु दर 3.33% हो गई है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए आज देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। इससे देश के दूर दराज के इलाकों में कोविड-19 के नमूनों की जांच को बढ़ावा मिल सकेगा। इसकी क्षमता प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA जांच करने की है। लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को एक मोबाइल लैब में आत्मनिर्भर भारत के तहत, और उसमें भी RT-PCR का टेस्ट हो जाए, एंटीबॉडी टेस्ट हो जाए, एक दिन के अंदर 50 तक टेस्ट होने की क्षमता विकसित हो जाए, 300, 400, 500 तक एंटीबॉडी टेस्ट विकसित होने की क्षमता हो, देश के किसी भी दूर दराज के इलाके में उसको ले जाया जा सके। जहां पर रोड से ले जाने की सुविधा ना हो तो लैब के अंदर से ही एक प्रकार से डिसएंगेज करके ऐसी व्यवस्था है कि उसको लैब को ही हम रेल के अंदर, रेल के डब्बे के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सके, उसमें ऑटोमेटिकली वो।
अरुणाचल प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 103 हो गई है, जिनमें से 93 सक्रिय मामले हैं, जबकि 10 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार लोअर सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई और तिराप जिले से एक कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इधर तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स के डिप्यूटी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ताओ काकी ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट्स के उपयोग के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीपीई किट्स को पहनने और उसे उतारने के समय लापरवाही से कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। श्री काकी ने बताया कि ट्रिम्स में गेट नंबर 1 से टीकाकरण, टीबी मरीजों को दवा और वितरण, कैंसर मरीजों सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक है जी, गर्मी की वजह से, और काम करते समय कहीं पीपीई गलत पोजीशन में या गलत तरीके से लगाया होगा। और पीपीई के कॉन्टेक्स्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तब होते हैं जब उतारते समय जी, क्योंकि पहनते समय लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, काम करते समय भी सावधानी बरतते हैं, लेकिन जब काम खत्म होने के बाद छुट्टी के समय में जब उसको डॉफिंग करते हैं, शरीर से उठाते हैं, क्योंकि आपका जो आउटर पार्ट है पीपीई के वो सब इन्फेक्टेड होते हैं, और जब उठाते समय आप अगर ध्यान नहीं दिया तो उस समय लगने का सबसे चांसेस ज़्यादा रहता है। ये एक वजह है। और दूसरा वजह है कि जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ड्यूटी के बाद बाहर चले जाएंगे तो बेसिक जब प्रिकॉशंस अगर नहीं लेंगे तो वहाँ भी इन्फेक्शन लगने का चांस है। जब हमारा ट्रिम्स हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया, उस समय भी हमारा यहाँ जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को दवाई देना और इम्यूनाइजेशन जो बच्चों को देना वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सर्विसेज गेट नंबर 1 से उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3 गेट है, तो वो मेन हॉस्पिटल से हल्के से दूरी में है, इसके वजह से ये सर्विसेज कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। सेकंड, आप जब कैंसर के बात कहें तो बीच में जब कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करने के बाद हल्का सा इंटरप्शन ज़रूर हुआ, लेकिन जब से कोविड और नॉन कोविड सर्विसेज हमें देना पड़ गया तो फिर कैंसर सर्विसेज में अभी कोई रुकावट नहीं है, नॉर्मल चल रही है। अपर सुबनसिरी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में करीब 50 कामगारों का सैंपल कोविड जांच के लिए एकत्र किया गया। जिला चिकित्सा केंद्रों में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों और दैनिक मजदूरी करने वाले कई कामगारों का स्वैब जांच के लिए एकत्र किया। डॉक्टर तापे दागपे ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में ट्रकों पर सामान लादने और उतारने वाले श्रमिकों का रैंडम सैंपल लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रक ड्राइवर्स ज़्यादातर एक राज्य से दूसरे राज्य में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और इसी को ध्यान में रखकर एहतियात के तौर पर कामगारों की कोविड जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। इसलिए हमने 30 मेंबर्स को भारत 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 184 मतों से 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी कल रात सुरक्षा परिषद का चुनाव जीते हैं। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्यता का उम्मीदवार था। उसकी जीत इसलिए भी तय थी क्योंकि वह इस क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार था। 55 सदस्यों वाले एशिया प्रशांत समूह के सदस्यों ने पिछले साल जून में ही भारत की उम्मीदवारों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी थी। भारत को 2 साल का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से प्रारंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8वीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों के साथ साथ 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। भारत म्यांमार सीमा से लगे चांगलांग जिले के दूर दराज के विजयनगर अंचल में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय युवा
वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से की जा रही है। लॉकडाउन के बाद से ही पिछले कई महीनों से इस पूरे क्षेत्र में मियाओं से हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य सामग्री और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों और कामगारों को फ्री राशन के वितरण में भी सेना के हेलीकॉप्टरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना महामारी को देखते हुए असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कामाख्या देवालय प्रबंधन समिति ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि असम सरकार ने गत 8 जून से धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके बावजूद मंदिर प्रशासन ने आगामी 30 जून तक कामाख्या मंदिर को बंद रखने का फैसला किया है। देवालय प्रबंधन समिति ने जनता से नकली वेबसाइट्स, फेसबुक पेजों, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों और ऑनलाइन पूजा प्रसाद आदि से सावधान रहने का आग्रह किया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।